अस्सलाम वालेकुम। आज की ये कहानी है अमीर मेहदी के बारे में। अमीर मेहदी K2 क्यों सर नहीं कर सके और इसके पीछे क्या साजिश थी, ये सारा आज के इस पॉडकास्ट में आप जान सकेंगे। पाकिस्तानी कोहपेमा अमीर मेहदी जिन्हें दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी पर अकेला छोड़कर भुला दिया गया। वादिया हुंजा में शाराय कराकरम पर पहाड़ों के बीच हसनाबाद नामी एक छोटा सा गांव है। किसी ज़माने में यहाँ अपने दौर के एक बड़े कोहपेमा रहते थे। उनका नाम अमीर मेहदी था और उनका काम था भारी भरकम सामान उठाना और ऊंचे नीचे पहाड़ों पर चढ़ना। अमीर मेहदी थे तो पहाड़ों के कुली, लेकिन उन्हें K2 की चोटी पर पाकिस्तानी परचम लहराने की शदीद ख्वाहिश रही। उन्होंने सन 1954 में अतालवी कोहपेमाओं यानी इटली के कुछ माउंटेनियर्स के मिशन में उनका भरपूर साथ दिया और एक मरहले पर अपनी जान तक की बाजी लगा दी। लेकिन इस तारीखी मिशन में K2 के बर्फीले पहाड़ों पर मेहदी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। चोटी तो दो अतालवी कोहपेमाओं ने सर की और दुनिया में नाम उनका हुआ, लेकिन इसमें मेहदी का किरदार किसी को याद ना रहा और जिसके बगैर शायद वो मिशन कामयाब ही ना हो पाता। अमीर मेहदी को सबसे ज़्यादा बहादुर, मेहनती और काबिल एतबार समझे जाने वाले मुकामी कोहपेमाओं में से एक समझा जाता था। अमीर मेहदी की कहानी की खोज में कुछ सरकर्दा पाकिस्तानी कोहपेमाओं से बात हुई तो जल्द ही एहसास हो गया कि इनके बारे में आजकल लोग कुछ ज़्यादा नहीं जानते। वो गुजरे कल का बंदा था जिसे सब ने भुला दिया। वो तो भला हो करीमाबाद के प्रोफेसर शेर अली का, जो उम्मीद की किरण साबित हुए और उन्होंने हसनाबाद में अमीर मेहदी के साहबजादे सुल्तान अली से हमारा राब्ता करवा दिया। सुल्तान अली अपने गाँव में नंबरदार साहब के तौर पर जाने जाते हैं। रियासत हुंजा के ज़माने का ये ओहदा पहले उनके वालिद के पास था और बाद में उनके हिस्से में आया। वो बताते हैं, मेरे वालिद K2 की चोटी पर अपने मुल्क का परचम लहराना चाहते थे, मगर उस मिशन पर उनके साथ ज़्यादती हुई और वो बड़ी मुसीबत का शिकार हुए। K2 के इस मिशन से एक साल पहले अमीर मेहदी नागा पर्वत सर करने वाली ऑस्ट्रियन टीम के हमरा अपनी हिम्मत और बहादुरी के जौहर दिखा चुके थे। अगले बरस इटली की कोहपेमा टीम ने रियासत हुंजा के हुक्मरान मीर जमाल खान से रब्ता करके K2 के मिशन के लिए उनसे उनके मजबूत तरीन बंदे मांगे। सुल्तान अली बताते हैं, उस वक़्त शाही दरबार से कई सौ उम्मीदवारों के हजूम में से जिन मुकामी कोहपेमाओं को इस काम के लिए नामज़द किया गया, उनमें अमीर मेहदी का नाम सरे फहरिस्त था। बस फिर क्या था, अतालवी कोहपेमाओं के मिशन में मेहदी ने उनका भरपूर साथ दिया। इन कोहपेमाओं ने बाद में ख़ुद लिखा कि उस सफ़र में उनका सामान उठाने वाले कई सौ पाकिस्तानी कुली थे, लेकिन मेहदी की बात कुछ और ही थी। वो सबसे ज़्यादा बहादुर, मेहनती और काबिल एतबार समझे जाने वाले मुकामी कोहपेमाओं में से एक थे। पॉडकास्ट के इस हिस्से में मैं अब आपको बताता हूँ कि दरअसल K2 के ऊपर हुआ क्या था। हुआ यूँ कि चोटी सर करने से एक दिन पहले अमीर मेहदी और उभरते हुए कोहपेमा वाल्टर बनाती से कहा गया कि वो चोटी के करीब मौजूद दो साथियों के लिए नीचे से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर 8000 मीटर की बुलंदी पर पहुँचे। सुल्तान अली बताते हैं, अक्सर मुकामी मज़दूरों ने इनकार कर दिया था, लेकिन मेरे वालिद ने इसलिए हामी भर ली क्योंकि रियासत हुंजा की इज़्ज़त का सवाल था और उन्हें चोटी सर करने का मौका मिल रहा था। लेकिन शाम गए जब मेहदी अपने साथी बुनाती के हमरा बुलंदी पर मौजूद तयशुदा मुकाम पर पहुँचे तो वहाँ उन्हें कोई पड़ाव नज़र नहीं आया। इन दोनों ने अपने साथियों को बहुत आवाज़ें दीं, लेकिन बर्फीली ठंड और बढ़ते अंधेरे में उन्हें कहीं दूर से सिर्फ ये आवाज़ आई कि ऑक्सीजन सिलेंडर यहीं रखो और वापस नीचे चले जाओ। और फिर उनका एक दूसरे से राब्ता मुनक़ता हो गया। उस वक़्त तक रात हो चुकी थी। मेहदी और बुनाती थकन से चूर थे और ऐसे हालात में उनके लिए वापस उतरना तकरीबन नामुमकिन था। मजबूरी में दोनों को वो रात बग़ैर किसी खैमे के बर्फ़ की सिल पर -50 डिग्री सेंटीग्रेड ठंड में गुजारनी पड़ी। सुल्तान अली अपने वालिद के बारे में बताते हैं कि वो लोग तो मौत के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि बाद में वो इस सूरत हाल से बच निकले। ये बात कई दहाइयों बाद साबित हुई कि ऊपर चोटी के करीब मौजूद दो अतालवी कोहपेमाओं ने जानबूझकर अपना खैमा तयशुदा जगह से बदल कर और ऊपर किसी मुश्किल जगह पर लगा दिया जहां नीचे से आने वाले उनके दो साथी ना पहुंच सके। मकसद था बुनाती और मेहदी को चोटी सर करने से दूर रखना, ताकि चार नहीं बल्कि सिर्फ वही दो ये तारीखी एजाज़ हासिल कर सकें। कंप्यूनी को ख़ास करके ये ख़दशा था कि अगर बुनाती को चोटी सर करने का मौका मिलता तो वो निस्बतन कम उम्र और बेहतर सेहत की वजह से उनसे पहले मैदान मार लेता। अगली सुबह सूरज की पहली किरण निकलते ही मेहदी और बुनाती ने ऑक्सीजन सिलेंडर वहीं छोड़े और नीचे का सफ़र शुरू किया, जबकि दूसरी तरफ दोनों अतालवी कोहपेमा अपने खैमों से बाहर आए। उन्होंने पीछे छोड़े गए ऑक्सीजन सिलेंडर उठाए और उन्हीं सिलेंडरों की मदद से कुछ घंटों बाद चोटी को सर कर लिया और यूँ K2 पर एक नई तारीख रकम हो गई। दोनों कोहपेमाओं ने इटली के लिए ये एजाज़ हासिल करके कौमी हीरो करार पाए, लेकिन बुनाती और मेहदी के साथ उन्होंने जो सलूक किया इसे सरकारी सतह पर दबा दिया गया। K2 के इस कामयाब मिशन का सबसे ज़्यादा नुकसान मेहदी को उठाना पड़ा।
اطالوی کوہ خود تو پوری تیاری اور ضروری ساز و سامان کے ساتھ اوپر گئے تھے، لیکن مہدی کے پاس بلند برفانی پہاڑ پر چلنے کے لیے مناسب جوتے تک نہیں تھے۔ برفیلی چٹان پر کھلے آسمان تلے رات گزارنے کے باعث مہدی کے ہاتھ اور پاؤں بری طرح سے متاثر ہوئے۔ جب تک وہ چل کر واپس بیس کیمپ پہنچے، ان کے پیر جواب دے چکے تھے۔ امیر مہدی کو اسٹریچر پر اٹھا کر کئی دن کے پیدل سفر کے بعد پہلے اسکردو ہسپتال لایا گیا، بعد میں انہیں CMH راولپنڈی منتقل کیا گیا۔ مہدی کے پاؤں کی انگلیاں گل سڑ چکی تھی اور گینگرین مزید پھیلنے کا خدشہ تھا۔ ایسے میں ڈاکٹروں کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا اور ان کے پیروں کی تمام انگلیاں کاٹ دی گئیں۔ تب تک خاصا نقصان ہو چکا تھا۔ 8 ماہ کے علاج کے بعد جب مہدی واپس اپنے گاؤں ہنزا پہنچے تو انہوں نے اپنی پہاڑی کدال کو ایک طرف پھینک دیا اور گھر والوں سے کہا کہ اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ ان کے صاحبزادے سلطان علی کہتے ہیں وہ کوہ پیما تھے اور یہ کدال انہیں اس تکلیف دہ رات کی یاد دلاتی تھی جب وہ موت کے منہ سے بچ نکلے تھے۔ ان کے اطالوی ساتھی جب واپس اٹلی گئے، انہوں نے کوہ پیمائی کے شعبے میں نام کمایا، کتابیں لکھیں، پیسہ بنایا، لیکن مہدی پھر کبھی پہاڑ پر نہیں چڑھنے کے قابل رہا۔ کیٹو پر مہدی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اٹلی اور پاکستان کی حکومتوں دونوں کے لیے باعث شرمندگی تھا۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ نے معاملے پر برہمی کا اظہار کیا اور اٹلی کے کوہ پیماؤں کو مہدی کی مصیبتوں کا ذمہ دار قرار دیا، تاہم دونوں حکومتوں نے اس تنازع پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ ابتدا میں وہ چلنے پھرنے اور محنت مزدوری سے قاصر رہے اور انہیں معاشی تنگی کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد میں انہوں نے آہستہ آہستہ دوبارہ چلنا سیکھ لیا۔ اٹلی کی حکومت کی جانب سے انہیں سرٹیفکیٹ ارسال کیے گئے جن کے مطابق انہیں اعزازات سے نوازا گیا۔ گاہے بگاہے انہیں خط اور کتابیں بھی ملتی رہیں، لیکن وہ نہ تو انہیں پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی ان سے ان کے معاشی مسائل حل ہو سکتے تھے۔ سلطان علی کے مطابق کبھی کبھار ایسے غیر ملکی کوہ پیما ان سے ملنے آتے تھے جنہوں نے مہدی کی بہادری کے قصے سن رکھے تھے۔ ان سے بات کرتے ہوئے اکثر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ وہ انہیں بتاتے کہ انہوں نے اپنے ملک کی عزت کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی، لیکن ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ اٹلی میں سرکاری سطح پر ایک لمبے عرصے تک کیٹو کی اصل حقیقت کی پردہ پوشی کی جاتی رہی۔ بالآخر سن 2004 میں لاچادلی کی یادداشتوں پر مبنی ایک کتاب سامنے آئی جس میں انہوں نے اصل واقعات کا اقرار کیا۔ تب جا کر سن 2007 میں اٹلی نے سرکاری طور پر یہ مانا کہ کیٹو میں ان کے کوہ پیماؤں کی کامیابی شاید مہدی اور بناتی کی قربانیوں کے بغیر ممکن نہ ہوتی، لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی، کیونکہ امیر مہدی اپنا درد اپنے دل میں لیے 86 برس کی عمر میں سن 1999 میں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ پاکستان کے لیے جو اعزاز امیر مہدی حاصل کرنا چاہتے تھے وہ اطالوی مشن کے کوئی 23 برس بعد ہنزا سے ہی تعلق رکھنے والے ایک اور کوہ پیما کے حصے میں آیا، اور 1977 میں اشرف امان وہ پہلے پاکستانی بنے جنہوں نے کیٹو کو سر کیا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔